सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हम अभी कर लेते हैं ना, उसके बाद प्रॉब्लम्स देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसमें भी दिया हुआ है। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना। वर्क डन आप लोगों ने निकाला होगा सबका वर्क डन, जो जितने भी प्रोसेस आप यस पढ़े सर। हो। तो वर्क डन का एक जनरल फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होगा, पीडीवी होता है। ठीक है, पीडीवी होता है V1 से V2। वी कैपिटल है ये सब, V2 V1 है ना, सारा वी कैपिटल लेके चलते हैं। तो इसमें तरह तरह के आप तरह तरह के मतलब डिफरेंट प्रोसेस के लिए आपने वर्क डन निकाला होगा। तो वर्क डन बाई आइसोथर्मल बता सकता है क्या कोई? वर्क डन बाई आइसोथर्मल बताओ भाई, क्या होता है फॉर्मूला, बोलो। बोलो भाई। सर 2 2.303 पॉइंट, ठीक है लॉग ठीक है, V2 बाय V1। लॉग V2 बाई V1। सर एनआरटी तो लिया ही नहीं। हाँ इसमें NR, हाँ इसमें एनआरटी होगा, सही है, इंटू सर ये एनआरटी। माइनस का होता है, माइनस सॉरी, टू, माइनस का होता है। माइनस का होता है, अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है। चलो, ये अगर आपने 2.303 ले रखा है ना, सुनो सर बात सुनो। केमिस्ट्री में होता है। हाँ सर ये ये, एनआरटी एलएन लिख सकते हैं ना? हाँ ठीक है, ये जो लॉग अगर ये लिख के बता रही है सिमरन ज्योति है ना, या सिमरन जो भी है, तो इसका मतलब ये है ना कि इसने यहाँ पे बेस ना 10 ले रखा है ना, तब जाके यहाँ 2.303 आता है। यस सर। तो फिजिक्स में इसकी जरूरत 10 वाले लॉग की हमें जरूरत नहीं होती है। ये केमिस्ट्री में इसकी जरूरत 10 के लिए साथ ही आप करते हो, बट फिजिक्स में हम एलएन लेकर के चल रहे होते हैं। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही यस है, सर। इसके आगे एनआरटी लगा लो, ये फॉर्मूला एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिजिक्स में लॉग 10 पे काम नहीं करते हैं। एनआरटी एलएन V2 बाय हाँ V1। एनआरटी पे भी हम काम कर लेते हैं। तो हमारा सिंपली फॉर्मूला होता है एनआरटी एलएन। एलएन होता है ना, एलएन का मतलब ही होता है, अंडरस्टूड है कि यहाँ बेस, नेचुरल लॉग। हाँ एक्सपोनेंशियल है ना, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का बेस हमने लगा रखा है। बट ये जो फॉर्मूला जो आप सर ऐसे बता रहे हो होता ना, है P1 बाय P2। हाँ ये जो फॉर्मूला अगर आप बता रहे हो ना, इसमें 10 जो है ना, ये लॉग अगर आप 10, इसका मतलब है 2.303 अगर आप लगा दिए ना, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने बेस जो है ना वो 10 ले रखा है, बस अंतर कोई नहीं है, दोनों फॉर्मूला सही है। 2 पॉइंट एनआरटी एलएन V2 बाई V1 होता है, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो एनआरटी एलएन P1 बाई P2 भी आप लिख सकते हो। ये दोनों फॉर्मूला सही है। बताओ भाई दोनों फॉर्मूला सही है या नहीं है? यहाँ से यहाँ तक यस कैसे, सही है। यहाँ से यहाँ तक क्यों पहुंच जाते हैं हम लोग, कैसे पहुंच सकते हैं, बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं? सर P1 V1 इज इक्वल टू P2 यस V2। यस यस, क्योंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है, P1 V1 बराबर P2 V2। तो बेसिकली ये फॉर्मूला जो होता है ना, बेसिकली P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप V2 बाई V1 लिख लो, या तो फिर P1 बाई P2 लिख लो, दोनों फॉर्मूले सही है, ठीक है। दिस इज द वर्क डन बाई आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका अगर मैं कर्व कर्व अगर आपको ड्रॉ करने बोलूं, पीवी डायग्राम का कर्व जो होता है ना, पीवी डायग्राम पे इसका कर्व अगर मैं आपको ड्रॉ करने बोलूं, तो कैसे कर्व ड्रॉ करोगे भाई, बताओ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पी और ये वी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा क्या, कांस्टेंट है ना, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। पीवी बराबर कांस्टेंट होता है ना, ये कर्व किसका है, पीवी बराबर कांस्टेंट का कर्व है। जब आप आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, तो पीवी बराबर कांस्टेंट का जो कर्व होता है ना, ये कर्व एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है। आगे आपको ये पढ़ना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। आगे आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, तो प्लीज कोई मतलब ये आगे पढ़ना है, इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। ये वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, ये पहला हमारा वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस है। ऐसे ऐसे सब कुछ आपने निकाला होगा। दूसरा हम बताते हैं, दूसरा वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, आप बता सकते हो क्या, वर्क डन इन आइसोबैरिक। सर P इक्वल टू V2 बाय V। हाँ सिंपली ये आइसोबारिक है, तो पी तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से आप चलो ना, इसमें पी कांस्टेंट हो जाएगा। पी अगर कांस्टेंट हो गया तो सिंपली V2 माइनस V1 आप अप्लाई कर देना, ये आइसोबारिक का हो गया। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आइसोकोरिक का होता है, वर्क डन बाई आइसोकोरिक, सर ये जीरो जीरो। होता है। हाँ आइसोकोरिक में जीरो। कोई वर्क डन हमारा नहीं होता है। आइसोकोरिक का वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि डीवी जीरो होता है ना, क्योंकि डीवी जो होता है ना आइसोकोरिक का, हम जीरो मान के चलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम मान के चलते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। अगला हमारा सवाल आता है एडियाबैटिक, वर्क डन इन एडियाबैटिक, बताओ भाई। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा -1। यस, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा, इसको ना डिराइव करने जा रहे हैं ना अभी। चलो आ जाओ, ये आपका चौथा प्रोसेस है, ये चारों प्रोसेस आपको पता होना चाहिए वर्क डन का।
चलो देखते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का कंडीशन क्या है? सर पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस, एडियाबैटिक प्रोसेस का कंडीशन क्या होता है हमारे पास? पीवी पीवी की पावर गामा गामा इज इक्वल टू बराबर कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, हमारे वर्क डन का बेसिक फार्मूला क्या है? वर्क डन का बेसिक टीडीवी फार्मूला पीवी V1 V2 जो भी है, P dV। P टीडीवी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ देखना तो भाई, यहाँ V1 V2 रहने दो। P के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से अगर मैं इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? P के जगह पे मैं PV गामा बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा? K ओवर के अपॉन वी V अप के पावर की गामा। पावर गामा। चलो यहाँ से लिखो भाई, K को रहने दो, V के पावर गामा लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये dV है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा भाई बताना? इसको भी लिमिट को रहने दो, लिमिट पता नहीं क्या आएगा, मुझे नहीं पता, देखते हैं लिमिट क्या आता है, देखते हैं। चलो भाई सर बताओ। के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा के ना। बाहर आ जाएगा, और V के पावर गामा का इंटीग्रेशन बताओ भाई। देखो इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता सर हूँ क्या? V के पावर, हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ जरा सा रुक जाओ, सबको दिक्कत हो जाएगी फिर। V के पावर माइनस गामा इंटू dV। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में? पावर में हम एक ऐड करते हैं, पावर में हम क्या करते हैं? एक ऐड करते हैं, और जुटे हुए पावर से हम डिवाइड करते हैं, यही हमारा काम होता है। यस ठीक है, चलो आ जाओ। इस प्रोसेस को हम अभी करने वाले हैं। इंटीग्रेशन कैसे किया मैंने, क्या बताया मैंने? पावर में हम एक ऐड करते हैं, और ऐड किए हुए पावर से फिर हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं। चलो तो के को यहाँ पे रहने दो, पावर में एक ऐड करो। V का पावर कितना हो गया? माइनस गामा था, इसमें मैंने एक ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई जो ऐड किया हुआ जो पूरा पावर होता है ना, इस पूरे से हम इसको डिवाइड करते हैं ना, माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप वैल्यू पुट कर देना। इंटीग्रेशन का जो वैल्यू पुट करोगे आप, ये V1 है और ये V2 है। चलो भाई वर्क डन। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में प्रोबेबली आ सकता है। आ जाओ भाई। कहाँ गया? 1 माइनस गामा को बाहर निकाल लो ना, 1 माइनस गामा को मैंने बाहर निकाल लिया। चलो वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू पुट करो। ये V के पावर माइनस गामा प्लस 1 है, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 1 रेस्ट टू द पावर V 1 माइनस गामा माइनस 1, मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये V1 से V2 हो गया। देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? K डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इंटू 1 बाई V2 रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 बाई V1 रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आया? बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बोलो भाई, इंटीग्रेशन वगैरह सब मैंने सर एक्सप्लेन ये किया। अपॉन में मतलब वी की पावर माइनस गामा प्लस 1 है, इसको उल्टा क्यों किया? ये मतलब नहीं तो उल्टा सिंपली वैल्यू पुट करने के लिए क्या हुआ, ऐसे भी करके कर सकते हो सर बट। वैसे भी तो हो सकता है वी की पावर हो जाएगा 1 माइनस लेमडा कर, वो मतलब 1 माइनस गामा करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बट अल्टीमेटली जो अभी जो आने वाला जो है ना, वो जो पी का पावर जो ये मैं लाने जा रहा हूँ ना, इसको यहाँ पे पुट करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने कर रखा है। आगे देखना, इसको कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जैसे जो आप बोल रहे हो बिल्कुल कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, ये बस थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। जो भी आप बता रहे हो वो प्रोसेस भी बिल्कुल सही है। मेरा क्या है अभी देखना तो, कि डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा आया है। ये डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप अच्छे से देखो, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। V2 ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है नाउ, मेरे पास शुरुआत क्या से हमने किया था, हमने एक एडियाबेटिक प्रोसेस ले रखा था ना, पी वी गामा बराबर कांस्टेंट। मैं लिख सकता हूँ क्या? P1 V1 पावर गामा बराबर P2 V2 पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो एक कांस्टेंट मैं इसको देता हूँ और एक कांस्टेंट मैं इसको देता हूँ ना। एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको देता हूँ, और एक कांस्टेंट एक बार मैं इसको देता हूँ। ये जो कांस्टेंट है ना, V2 वाला कांस्टेंट के साथ में लिखूंगा, V1 वाला V1 के कांस्टेंट के साथ लिखूंगा। यहाँ से देखो तो मैं के अगर V1 के टर्म में लिखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा? V1 पावर के V1 पावर के इंटू P1 बराबर के लिख सकता हूँ, एंड P2 V2 के पावर गामा बराबर के लिख सकता हूँ। तो दोनों जगह के की इस V2 जहाँ पे है वहां मैं V2 वाला के वाला पुट करूंगा, जहाँ पे V1 है वहां के का वैल्यू जो है ना वो 1 के साथ जो आ रहा है उसको मैं पुट कर रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना भाई। के की वैल्यू पुट करो, V2 के साथ वाला कौन सा है? P2 V2 बाई P2 V2 गामा, P2 V2 गामा डिवाइडेड बाई V2 गामा माइनस 1 माइनस
P1 V1 गामा डिवाइडेड बाई V1 गामा माइनस 1। ठीक है, इसको ब्रेक करोगे, चलो देखो यहाँ पे V2 गामा और V2 गामा यहाँ से कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ पे क्या बच रहा है ये देखना, तो P2 डिवाइडेड बाई V2 रेस्ट टू दी पावर माइनस 1 बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, P1 डिवाइडेड बाई V1 के पावर माइनस 1 बच रहा है। बताओ किसी को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रहा है तो P2 V2 माइनस P1 V1। सर V2 तो कैंसिल हो जाएगा ना? V2 के पावर गामा कैंसिल होगा ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें इस प्रोसेस में देखो, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये देखो P2 V2 का पावर गामा डिवाइडेड बाई V2 का पावर गामा माइनस 1 है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखना तो P2 V2 का पावर गामा को यहाँ मैं रहने देता हूँ, नीचे वाले को मैं ब्रेक कर रहा हूँ ना, V2 का पावर गामा इंटू V2 का पावर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से ये और ये दोनों कट जाएगा, मेरे पास अल्टीमेटली बच रहा है P2 डिवाइडेड बाई V2 का पावर माइनस। ठीक है, बताओ किसी को डाउट है तो। यहाँ से यहाँ मैंने ये प्रोसेस किया ना, इतना प्रोसेस मैंने किया हुआ है, ये प्रोसेस इस साइड में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ही प्रोसेस है ना, यहाँ से यहाँ तक के लौटने के लिए आप इसको रेफर करना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये पूरा प्रोसेस आप कर लेना, आ जाएगा यहाँ पे। चलो आज आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या आया भाई देखना तो, वर्क डन मेरा क्या आ गया देखना। इसको आप माइनस कॉमन ले लेना तो ये आ जाएगा, या आंसर यहाँ भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, दिस इज अ वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, जो आपकी इच्छा है, जहां आप कंफर्टेबल हो आप वो काम किया करो। बट चूंकि ये गामा, मैं इसको कुछ इस तरह से याद रखता हूँ। देखो अल्टीमेटली वर्क डन जो आप निकालते हो, हमेशा आप जब भी आप फ्रीक्वेंट हो गए ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल के लिए आप ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए, तो P2 V2 माइनस P1 V1 ये फ्रीक्वेंट है, ये आप सही लिखते हो। बट नीचे आप कंफ्यूज करोगे 1 माइनस गामा करें या गामा माइनस 1 करो, तो मैं इस फॉर्मूले को मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गामा मुझे पता है कि हमेशा ग्रेटर देन 1 आने वाला है, ये मुझे पता है, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आने वाला है, ये क्वांटिटी एक पॉजिटिव आने वाला होता है। और फ्रीक्वेंट तो हम यूजुअली तो हम 2 माइनस 1 में ही फ्रीक्वेंट होते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल जब भी आप करते हो तो करते रहते हो। तो बट यहाँ पे ना आपको उल्टा लेकर के चलना है, इससे अगर इसको लेकर चलोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, आप दोनों के साथ जा सकते हो। मैं थोड़ा इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं नीचे वाला मुझे याद रहता है, गामा एक पॉजिटिव, गामा ग्रेटर देन 1 आने वाला है, ये मुझे पता होता है। ठीक है, क्योंकि गामा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CP बाई CV होता है ना, एंड आपको पता है ना CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV होता है। इसका मतलब ये है कि CP बाई CV ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब है कि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये जो गामा है ना, ये हमेशा एक से बड़ा आने वाला है, तो नीचे का क्वांटिटी एक पॉजिटिव आता है, इसमें गामा अगर एक से छोटा है तो नीचे का क्वांटिटी निगेटिव आ जाएगा, तो आप W वगैरह में कंफ्यूज कर जाओगे, जो आपकी इच्छा है, मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। ठीक है, तो दोनों आंसर सही है, अगर आप यहाँ भी ला करके छोड़ देते हो वर्क डन, तो ये भी आंसर सही है। समझ में है? बता सकते हो CP बाई CV हमेशा ग्रेटर देन 1 बड़ा क्यों होता है, बताओ। सर ये भी R प्लस हो जाता है। ठीक है, वो तो ठीक है, बट लॉजिक बताओ। सर जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CP में से CV माइनस करने पर पॉजिटिव वैल्यू आती है ठीक है, इसमें। वेरी गुड, CP माइनस CV बराबर R, हेंस CP इज ग्रेटर देन CV। बट ये लॉजिक कुछ जम नहीं रहा है ना, कुछ और बताओ, मजा नहीं आया इसमें, मतलब ये लॉजिक सही नहीं है, इसका कारण कुछ और होता है ना, ये आप इस तरह से आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कि CP माइनस CV करते हैं तो R आता है तो CP मेरा बड़ा हो जाएगा, ये लॉजिक सही नहीं है। ठीक है, ये गलत लॉजिक है, बिल्कुल गलत लॉजिक है, ये फॉर्मूले आप लोग सही बता रहे हो बट लॉजिक गलत है। CP बाई CV बड़ा क्यों होता है, आपने आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है ना, डेल्टा क्यू जो भी आप हीट सप्लाई करते हो वो सर या कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होता है ना, वो मतलब ज्यादा देना पड़ता है हमें कांस्टेंट वॉल्यूम से। यस, क्यों ज्यादा देना पड़ता है, सही सही जवाब है, क्यों। टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। या होता क्या है कि कांस्टेंट CP और CV है क्या, पहले इस बात को समझो, CP क्या है और CV क्या है। CP में आप क्या करते हो, CP कांस्टेंट प्रेशर वाला केस होता है और CV क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आप जो भी हीट सप्लाई करते हो ना, CV के केस में आप जो भी हीट सप्लाई करते हो वो सारा का सारा हीट कहाँ जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आप जो भी हीट सप्लाई करते हो वो डायरेक्ट जो होता है ना वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, और प्लस डेल्टा W जो होता है ना वो जीरो होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में डेल्टा W क्या होता है, जीरो होता है। CV क्या है, व्हाट इज CV,
सीवी क्या है? सीवी आपको क्या बता रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट कांस्टेंट। वॉल्यूम के लिए आपको बता रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम आपने क्या कर रखा है? कांस्टेंट कर रखा है। इसको आप हीट सप्लाई करते हो ना, जब आप डेल्टा क्यू जब आप सप्लाई करते हो, तो ये सारा का सारा हीट कहाँ जाता है? इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाता है ना। सारा का सारा हीट इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाता है। इसका वॉल्यूम अगर आपने कांस्टेंट कर रखा है, दिस इंप्लाइज, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है, दिस इंप्लाइज डेल्टा डब्ल्यू जीरो होने वाला है। ये तो वर्क तो कोई करेगा ही नहीं। आपने इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो आप जो भी हीट सप्लाई करते हो, सारा का सारा हीट कहाँ चला जाता है? इस इंटरनल है। कंटेनर में, इस कंटेनर में रखे हुए गैसेज जो होते हैं ना, उस गैसेज का ये क्या करता है? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। सारा का सारा हीट डायरेक्ट इसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या होता है? ये आपने कांस्टेंट प्रेशर को आपने कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है, प्रेशर को आप कांस्टेंट कर रखते हो। इस केस में जब आप हीट सप्लाई करते हो ना किसी भी सिस्टम को, इस केस में जब आप हीट सप्लाई करते हो किसी भी सिस्टम को, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, तो होता क्या है? पहले तो ये अपना इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ये सारा का सारा क्यू कहाँ जाएगा? ये क्यू, इस क्यू को डिवीजन हो जाता है ना, ये क्यू डिवाइड हो जाता है। इस क्यू का कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाता है, और कुछ हिस्सा क्या करता है? कुछ हिस्से का ये वर्क डन करता है। ये कांस्टेंट प्रेशर का केस है ना। जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करोगे, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है उनका एनर्जी बढ़ जाएगा, वो वाइब्रेट ज्यादा करने लगे। वो जो इस पिस्टन को जो हीट कर रहे होंगे ना, वो ज्यादा फोर्स से हीट कर रहे होंगे ना। अगर ये ज्यादा फोर्स से हीट करेंगे, प्रेशर आपने कांस्टेंट कर रखा है, प्रेशर कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि ये पिस्टन मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो अब ये पिस्टन जो है ना, थोड़ी देर बाद आपने इसको एनर्जी दिया, एनर्जी देने के बाद गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने लगता है। जब गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने लगता है, तो गैस का प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, प्रेशर इंक्रीज करने लगता है। वो ज्यादा प्रेशर से इसको हीट करता है, पिस्टन को। और अगर ये ज्यादा प्रेशर हीट करेगा, तो पिस्टन जो है ना कुछ आगे मूव कर जाएगा। और पिस्टन आगे मूव कर गया, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर के कारण एक फोर्स आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? कुछ वर्क डन हो जाता है, ठीक है। कोई एक वर्क डन का एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपको मिलता है। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में आप जो भी हीट सप्लाई करते हो ना, वो दो जगह डिवाइड हो जाता है, इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में, सब डिवाइड हो जाता है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आप जो भी हीट देते हो, सारा का सारा हीट इंटरनल एनर्जी में जाता है, वर्क डन जीरो होता है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्क डन जीरो होता है। तो इसलिए आप यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम का जो सीपी होता है ना, वो ग्रेटर देन सीवी होता है, ठीक है। इसको और भी, अगर इसको आप और फॉर्मूले से जाना चाहते हो, तो और फॉर्मूले से भी आप जा सकते हो। लाइक और फॉर्मूले से आप कैसे जा सकते हो? और भी फॉर्मूले से मैं एक बार बताया था, मैं भूल रहा हूँ अभी। सीपी बाई सीबी है ना, इसको फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसको। मेरे लेक्चर्स में मैं बता रखा था, आप देखना उसको अगर देखना है तो, ठीक है। बट सीपी बाई सीबी ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है, ठीक है। चलो, ये वर्क डन इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये प्रोबेबली आपका ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो, सारा वर्क डन निकल गया ना, चारों वर्क डन हमने निकाल लिया, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसो एडियाबैटिक, ठीक है। आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, फिर बात करते हैं। चलो आ जाओ, हीट सिस्टम बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ स्टीम। अच्छा, एक जैसे कि कोई, अगर आप मॉल्स वगैरह में गए होगे, या फिर कहीं भी अगर आप ऑफिस वगैरह में जाते हो ना, बड़े बड़े ऑफिस में, तो वहाँ सर्कुलेशन सिस्टम लगा होता है, पूरे पूरे ऑफिस को, पूरे घर को गर्म करने के लिए। रूस वगैरह में जाओगे ना, रसिया वगैरह में, रसिया जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, लाइक उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, जो ये सब जो कंट्रीज हैं, रूस के पास वाला है, जो जो अभी रूस ने अटैक कर रखा है ना, वहाँ पे क्या है, कौन देश है भाई? यूक्रेन। तो यहाँ इतनी ठंड पड़ती है ना, उनका पूरा का पूरा घर जो होता है ना, वो हीटिंग सिस्टम उनमें इनेबल होते हैं। सारे का सारा घर जो होता है ना, पूरा का पूरा घर में हीट का एक सिस्टम लगा रखता है, लगा रखते हैं वो लोग। बहुत ठंड पड़ती है, वो -70 डिग्री टेम्परेचर तो आम टेम्परेचर है वहाँ का, तो मतलब रैंडमली -70 डिग्री सेल्सियस तो रूस वगैरह में रैंडमली पहुंच जाता है, एनी टाइम रहता है। अभी भी वहाँ -70 डिग्री, अभी शायद -40 के आसपास वहाँ पे है राइट नाउ। तो इतना जब टेम्परेचर रहता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर में ना एक हीटिंग सिस्टम लगाए रखते हैं। तो वही उसी तरह का ही सवाल है, हीट सिस्टम बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ स्टीम। दो तरह से आप हीट सिस्टम को बनाने के लिए बोल रहा है। एक तो वो कह रहा है कि पूरे घर में ना आप सब स्टीम को सप्लाई करो, पूरे घर में आप स्टीम को सप्लाई करो, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि कोल्ड हॉट वाटर को सप्लाई करो। तो दोनों तरीके से आप सिस्टम, आप दोनों तरीके से आप गर्मी तो पैदा कर ही सकते हो, या तो हॉट वाटर से गर्मी पैदा कर लो, या तो स्टीम से पैदा कर लो। तो स्टीम को प्रेफर क्यों किया जाता है? तो बहुत सिंपल सवाल है भाई, बताना। सर लेटेंट हीट सर ज्यादा होती है स्टीम की। तो स्टीम में ना एक, एक्स्ट्रा हीट सर हाँ उसमें हाँ, हीट लेटेंट हीट या के इसमें फॉर्म एक में स्टोर हो latent heat। जाती है 540। यस यस, इसमें एक जो है ना एम एल वी जो होता है ना, ये एक एक्स्ट्रा, इसका एक, इसके अंदर ये एक गुप्त उष्मा जिसको बोलते हैं ना, ये एक छुपा हुआ उष्मा होता है स्टीम के अंदर। तो इसकी वजह से स्टीम जो होता है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जल्दी स्पीड हो जाता है, वो तो ठीक ही है नेहा, बट
इसका एक्चुअल रीजन है कि वो उसमें एनर्जी ज्यादा छुपा हुआ होता है, ठीक है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। चलो 2 लिमिटेशन बताओ भाई, थर्मोडायनेमिक्स का 2 लिमिटेशन सर बताओ। डायरेक्शन नहीं थी और एक और हाँ, जो डायरेक्शन ऑफ हीट जो है ना ये नहीं बता पाता है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में ये कुछ नहीं और बताता फिर है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगी हीट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसके बारे में ये कोई आइडिया नहीं देता है। और दूसरा इसका क्या है अभी बताओ, याद है किसी को? सर हाई पोटेंशियल से नहीं नहीं वो नहीं है, एक और है, बताओ, मुझे भी नहीं याद आ रहा है दूसरा। बताओ भाई हीट किसी को। वर्क में कन्वर्ट नहीं होता स्पॉन्टेनियसली। या एग्जैक्टली राइट, तो इसका दूसरा था ना कि ये स्पॉन्टेनियस, हाँ, हीट जो भी आप सप्लाई करते हो ना, हीट जो भी आप सप्लाई करते हो ये स्पॉन्टेनियसली वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, इसकी ये प्रॉब्लम है। हीट हीट कैन नॉट कन्वर्ट, सर ये फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस नहीं बता पाता। हाँ यस, स्पॉन्टेनियसली, हाँ ठीक है सचिन, स्पॉन्टेनियसली इनटू वर्क। हीट जो है ना वो वर्क में स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट नहीं होता, इसके बारे में इसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, ये इसका 2 डिमेरिट है। चलो ये बताओ भाई, राइट द एक्सप्रेशन फॉर सीवी एंड सीपी इन टर्म्स ऑफ गामा के बारे में इसका आपको बताना, इट इज नॉट इनफ टू प्रोडक्ट स्पॉन्टेनिटी। अब पता नहीं ये मुझे ये वाला प्रिंस मुझे नहीं पता है, नॉट इनफ टू प्रोड्यूस स्पॉन्टेनिटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। ओके ओके, ठीक है, ये प्रिंस मुझे नहीं पता, ये आप जो बता रहे हो सकता है, मुझे नहीं पता। चलो आ जाओ आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं। बताओ भाई सीवी का एक्सप्रेशन बताना, गामा के टर्म में बता सकते हो कोई, बताओ। सीपी एज अ फंक्शन ऑफ गामा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और सीपी एज अ फंक्शन ऑफ गामा बताओ मुझे क्या होता है। सर सीपी होता है गामा आर अपॉन गामा -1 और सीवी होता है आर अपॉन गामा -1। यस राइट, ठीक है ये होता है। देखो मैं अभी आपको मैं वही समझा रहा था कि इसको याद करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैं जो फॉर्मूला एडियाबेटिक वाला याद रखता हूँ ना वो मैं ये वाला याद रखता हूँ, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा -1, क्योंकि गामा जो है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ये 100% श्योर हूँ, क्योंकि गामा की वैल्यू जो होती है वो CP बाई CV होती है, CP बाई CV इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्यों? क्योंकि CP जो होता है वो ग्रेटर देन CV होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, और यहाँ से यहाँ चले आओ तो थोड़ा सही रहता है। चलो इसको प्रूफ कर सकते हो भाई, बताओ इसको प्रूफ कर सकते हो क्या? CP CV ये सब कर सकते हो? यस सर। कैसे कर सकते हो बताओ? चलो आ सर जाओ, देखो हाँ देखो सिंपल, देखो मैं बताते रहा हूँ, आ जाओ मैं बता दे रहा हूँ, टाइम ज्यादा लग जाएगा। CP बाई CV को आप गामा बोलते हो ना, ठीक है, और दूसरा होता है CP माइनस CV बराबर R। इन दोनों को सॉल्व करना ना तो दोनों इक्वेशंस आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना, एक ये और एक ये, तो आप सीधा जो है ना इन दोनों तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ गामा का इक्वेशन आ जाएगा। चलो इसको बताओ, एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज टेकन राउंड द साइकिल ABCD है, देखना तो ABCD ले जाया गया है। कैलकुलेट द वर्क डन, इसमें वर्क डन निकालना, भी निकाल सकते हो, बताओ कैसे निकालोगे? प्रोसेस बताओ मुझे, कोई भी बता सकता है तो सर साइकिल का एरिया निकाल लेंगे। हाँ ठीक है वेरी गुड, और कोई प्रोसेस बताओ, और कोई स्टेप बताओ। इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? इस पूरे साइकिल का एरिया निकाल सकते हो भाई, बताना एरिया कैसे निकालोगे बताओ। ये एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर? ये स्क्वायर दिख रहा है क्या? तो स्क्वायर है, चलो ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना 2p माइनस p, ये p है, और ये जो डिस्टेंस है ना ये 2v माइनस v, ये v है। तो सिंपली ये जो वर्क डन हो जाएगा ना, वर्क डन बराबर एरिया, एरिया ऑफ साइकिल हो जाएगा बराबर P इंटू वी। बताओ भाई किसी को डाउट है तो मैं इसको, और इसको आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो ना, ये बहुत आसान है, इसको आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो। स्टेप वाइज में आप क्या करोगे भाई, ए से बी तक का कौन सा प्रोसेस दिख रहा है? ए से बी का प्रोसेस कौन सा दिख रहा है? ए से बी और डी से सी का, ए से बी और डी से सी का जो प्रोसेस है ना ये आइसोकोरिक है, ठीक है। तो इसमें जो वर्क डन होने वाला है वो 0 होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है ए से बी और सी से डी, डी से सी नहीं, डी से सी, उल्टा मैं कर रहा हूँ, सी से डी, सी से डी। चलो अगला आता है डी से ए, डी से ए और बी से सी, ये दोनों प्रोसेस जो है ना वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्क डन होता है ना वो सिंपली P V2 माइनस V1 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो वर्क डन 2 बार आपको, इसके D1 DA1 के लिए आपको एक बार वर्क डन निकालना पड़ेगा,
BC के लिए आपको एक बार वर्क डन निकालना पड़ेगा, दोनों के लिए आप अलग अलग वर्क डन निकालना, दोनों को ऐड कर देना, तो नेट वर्क डन नेट जो हो जाएगा ना वो सिंपली W1 प्लस W2 आ जाएगा। ये भी सेम आंसर देगा ना, ये भी PV ही देगा, अलग कुछ नहीं देगा, डेफिनेटली इसको PV ही आना है। ठीक है चलो भाई, ये बता सकते हो कि two bodies at different temperature T1 is brought in thermal contact, do not necessarily settle the mean of बताओ भाई, ये बता सकते हो क्या कोई? देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बॉडी का टेम्परेचर T1 मेंटेन्ड है, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर T2 मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इन दोनों का सवाल ये कह रहा है कि ये दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, ये दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो इनका एक कॉमन टेम्परेचर जो है वो T1 प्लस T2/2 क्यों नहीं हो जाता है, ये सवाल कर रहा है। ये क्यों नहीं हो जाता है, सवाल ये कर रहा है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? सवाल समझ में आया क्या? दो आपके कंटेनर रखे हुए थे, एक का टेम्परेचर T1 था, एक का टेम्परेचर T2 था। सवाल ये कर रहा है कि जब दोनों को हम कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट का फ्लो होगा, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट फ्लो करेगा। हीट फ्लो करेगा मतलब कुछ भी इधर उधर करके सीधा मैं इसको T1 प्लस T2/2 क्यों नहीं लिख देता हूँ, ये मैं क्यों नहीं लिखता हूँ? ठीक है, ये सवाल आपका कर रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, चलो आ जाओ। डेल्टा क्यू, डेल्टा इसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा भाई? इंटरनल एनर्जी करूँ इसके इंटरनल एनर्जी की और इसके इंटरनल एनर्जी की मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, N1 C CV इंटू T1, और इसका इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, N2 CV इंटू T हो जाएगा। ठीक है, CV1 एंड CV2 T2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर आपने कंबाइन कर रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेगा ना, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा। तो नया जो बनने वाला है, ये मेरा नया बनने वाला है, इसमें N1 प्लस N2 हो गया, इसमें ये क्या है, ये N1 प्लस N2 हो गया। इसका कॉमन टेम्परेचर मैं T मान लेता हूँ ना, एक कॉमन टेम्परेचर T आ गया होगा। तो अगर ये कॉमन टेम्परेचर आ गया तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो N1 प्लस N2, इसका एक कॉमन CV आएगा इनटू टेम्परेचर T, किसी टेम्परेचर T पे आ गया। चलो, दिस इज इक्वल टू, दोनों का सम करना होगा आपको अलग अलग से, विच इज इक्वल्स टू N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2। ठीक है, यहाँ से आप टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर कितना आ रहा है, ये T डेल्टा T होगा, ये वेट ये डेल्टा T होगा, डायरेक्ट T नहीं होगा, ये डेल्टा T होगा ना, ये डायरेक्ट T माइनस T होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप करोगे तो N2 CV2 और N2 CV2, और इस बार ये हो जाएगा T माइनस T2 हो जाएगा। मैंने एज्यूम कर रखा है, आप ये एज्यूम कर लेना T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T इज ग्रेटर देन T2। T कोई एक बीच का टेम्परेचर आप एज्यूम करोगे तो आप माइनस प्लस इस तरह से आप लिखोगे ना, T1 में से T घटेगा और T में से T2 घटेगा। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो जो कॉमन टेम्परेचर आता है उसका वैल्यू कुछ आएगा N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 आएगा। दिस इज द कॉमन टेम्परेचर। ठीक है, और ये कॉमन टेम्परेचर ध्यान से समझो, ये अगला स्टेप है ना, ये कॉमन सवाल ये कर रहा है कि भाई मैं इसको बराबर डायरेक्ट इन दोनों को सम करके मैं डायरेक्ट इसके बराबर क्यों नहीं लिख देता हूँ, ये सवाल कर रहा था आपका, मैं डायरेक्ट इसके बराबर क्यों नहीं लिख देता हूँ, ये सवाल है। तो बेसिकली ये तभी पॉसिबल है ना जब N1 बराबर, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन N1 बराबर N2 एंड CV1 बराबर CV2। अगर इतना सबको अगर आप बराबर कर देते हो तब आपका टेम्परेचर जो होता है ना वो T1 प्लस T2/2 आ जाएगा। ये वो कंडीशन है। सवाल ये कह रहा था कि इन दोनों को जब आपने कांटेक्ट में लाया तो डायरेक्ट T1 प्लस T2 बाई एवरेज क्यों नहीं आप लिख देते हो भाई, इसका दोनों का एवरेज लिख दिया करो। तो एवरेज एक ही कंडीशन में आएगा जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आपने सेम रखे हुए हैं और दोनों का जो स्पेसिफिक कैपेसिटीज है अगर वो भी सेम है तो डायरेक्ट जो है ना वो T1 प्लस T2/2 हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, इसको आप करना आगे चल के। ये एक लंबा क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सप्रेशन निकाल सकते हो ना भाई, निकालो ना भी, अभी एक्सप्रेशन निकालना है। चलो इसको डिराइव करना है ना, इसको डिराइव करना है। ठीक है, चलो वर्क डन जो होता है V1 से V2 और P dV। चलो बताओ भाई क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा मेरा, बताओ। is equal to nRT nRT by V रख दी। यस PV इक्वल्स टू nRT मुझे पता है, यहाँ से P की वैल्यू मैं निकाल लूंगा nRT by nRT upon V। चलो ठीक है गुड। P की वैल्यू दो भाई, किसी को डाउट कहीं आ रहा है तो भाई पूछ सकता है ना। nRT तीनों कांस्टेंट है, T कांस्टेंट रहेगा ना क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि एक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का T हमारा चेंज नहीं करता है। तो मैं इन तीनों को बाहर निकाल लेता हूँ,
nRT v1 से v2 dv by v। dv by v का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln होता है, nRT ln v। इसका लिमिट आप पुट कर लोगे v1 से v2, तो ये आएगा nRT ln v2 माइनस ln v1। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा nRT ln v2 by v1। इसी को v2 by v1 को भी आप लिख सकते हो P1 बटे में P2। ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन। ठीक है भाई, बताओ। यस सर। चलो ठीक है, आ जाओ। बताओ भाई, प्रोसेस बताओ क्या है, आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस सर। बताओ। आइसोकोरिक, वन ठीक है। वाला आइसोकोरिक है और चलो टू ठीक। वाला आइसोथर्मल। एडियाबैटिक, 2 वाला आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है? कंफर्म एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक है। और थर्ड वाला आइसोथर्मल। राइट, एडियाबैटिक। और थर्ड वाला जो है ना वो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कारण बता सकते हो 2 और 3 का, कोई बताओ, जेन्युइन कारण बताओ। अच्छा, मैथमेटिकल प्रूफ के साथ अगर कोई बता सकते हो तो बताओ। कोई है जो मैथमेटिकल प्रूफ के साथ कुछ इसका बता सकते हो क्या? सर आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल की। यस, राइट। स्लोप से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है ना, देखना पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना आएगा भाई, देखना तो पी को रखो, गामा को डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे गामा आ जाएगा v के पावर गामा -1 आ गया, बराबर प्लस डीवी प्लस v के पावर गामा, यहाँ से p को v के पावर गामा को रहने दो, p को डिफरेंशिएट करो, dp बराबर 0। यहाँ से आप dp बाई dv निकालना, dp बाई dv जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा p डिवाइडेड बाई v के पावर गामा इंटू गामा माइनस। ठीक है, ये dp बाई dv किसका स्लोप आया? ये स्लोप आया आइसोथर्मल का ना, ये स्लोप होता है ना भाई, स्लोप। ये एडियाबैटिक आया, ये स्लोप किसका आया? ये एडियाबैटिक आया। ठीक है, आइसोथर्मल का स्लोप क्या आएगा भाई? p dv प्लस v dp बराबर 0। यहाँ से dp बाई dv जो है ना, dp बाई dv जो है वो सिंपली आएगा p बाई v आएगा। ठीक है, तो p बाई v आता है, तो इसके स्लोप को अगर आप थोड़ा सा इसको अगर समझने की कोशिश करोगे ना, तो इसका जो कर्व होता है ना वो ज्यादा स्टीप होता है। तो ये जो कर्व है ना ये ज्यादा स्टीप है, ये मोर स्टीप होता है, मोर स्टीप होता है, ज्यादा थोड़ा सा झुकाव इसका ज्यादा होता है। इन दोनों स्लोप से आप बता सकते हो, ये स्लोप और ये स्लोप। चलो भाई, dp बाई dv कैसे हुआ? dp बाई dv तो आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है कुछ। pv गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को या तो आप p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो या तो आप v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जो आपकी इच्छा है। तो अगर p के रिस्पेक्ट में करते हो तो क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू p के साथ करने जाते हो तो क्या करेंगे, p को हमने बाहर निकाल लिया, p को हम बाहर निकाल लेते हैं। चलो p को बाहर निकालो, इसका करो भाई, इसका कैसे करोगे बताओ? इसका करोगे तो ये आ जाएगा कुछ, गामा को यहीं पर रहने दो, गामा को नहीं सॉरी वेट, u इंटू वी होता है ना, u इंटू वी का प्रोडक्ट लगता है, u इंटू वी का प्रोडक्ट लगेगा किसी भी इक्वेशन को जो आप करते हो इंटू वी बाई dx करते हो। तो पहले हम u को करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर हम v को करते हैं। डिफरेंशिएशन का नियम क्या है भाई, u को हमने बाहर निकाला, dv बाई dx किया, प्लस v को हमने बाहर निकाला और फिर du बाई dx किया, बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर आप करने जाओगे, dk बाई dx बराबर 0। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होता है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। तो चलो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो भाई, आप p के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हो ना, याद रखना p इंटू वी के पावर गामा बराबर d बाई dp ऑफ k। तो ये तो 0 आएगा। ठीक है, इधर आओ, प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहे हो ना, तो एक को बाहर रखना, दूसरे का करना, दूसरे को बाहर रखना, पहले का करना। चलो p को बाहर रखता हूं मैं, p को मैंने बाहर रखा,
डिफरेंशिएशन ऑफ v के पावर गामा मैंने किया प्लस, ये हो गया ना, पहला हो गया, p को बाहर रखा, v का किया। दूसरे केस में क्या करूंगा, मैं इसको बाहर रखूंगा ना, v के पावर गामा को मैंने बाहर रखा, अब मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं p का, बराबर 0। ये dp खत्म हो गया ना, dp कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिंपली मेरा बचा v के पावर गामा बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे आओ, यहाँ p बाहर निकला हुआ है, p को बाहर रखो, v के पावर गामा है ना, तो गामा पावर को हम गुना में लाते हैं और पावर में हम क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, और अभी भी मेरा v बचा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं dv बाई dp लिखूंगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, फर्दर सॉल्व करोगे तो dp बाई dv आप निकाल देना, दिस इज द स्लोप, दिस इज स्लोप m। ठीक है, इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। ये मैंने विथ रिस्पेक्ट टू p किया हुआ है, अगर किसी का मन है विथ रिस्पेक्ट टू v करने का तो वो भी करके देख लेना, आंसर सेम आएगा, गलत आने का सवाल ही नहीं है। ये पूरा प्रोसेस मेरा किसका था, ये पूरा प्रोसेस मैंने p के रिस्पेक्ट में किया हुआ है। किसी का मन है v के रिस्पेक्ट में करने का तो उसके रिस्पेक्ट में भी करके देख लेना, आंसर सेम आएगा, गलत आने का सवाल ही नहीं उठता, असंभव है कि गलत आ जाएगा, चाहे आप p के रिस्पेक्ट में कर लो चाहे आप v के रिस्पेक्ट में कर लो। चलो आगे आता। चलो भाई, फिर ये वही सवाल है, वाई अ गैस हैज टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, दो क्यों होता है, तो एक सीपी होता है और एक सीवी होता है। विच वन इज ग्रेटर एंड वाई, तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है। ठीक है, सीपी ग्रेटर देन सीवी क्यों होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सीपी का जो हीट होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, जो भी आप हीट सप्लाई करते हो वो दो भागों में बढ़ जाता है, डेल्टा 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 यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू दोनों इसमें आएगा। सीवी में ना डेल्टा डब्ल्यू 0 होता है। इस सीवी के केस में जो भी आप हीट सप्लाई करते हो सिस्टम को, सारा का सारा हीट कहाँ चला जाता है, उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाता है। ए वाई अ गैस हैज टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्यों गैस के पास दो प्रिंसिपल क्यों होते हैं। सवाल ये उठता है कि हम सीपी और सीवी क्यों पढ़ते हैं। एक सवाल तो ये भी है कि हम सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस वाला ही अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों पढ़ते हैं, दो का ही हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल है कि सीपी सीवी क्यों पढ़ते हैं, सीटी हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, या फिर और भी पॉलीएटॉमिक जो प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक के लिए हम सीपी सीवी गामा या फिर और भी प्रोसेस, तो इन्फिनाइट प्रोसेस है ना भाई, किसी भी एक सिस्टम को, इस सिस्टम को यहाँ तक ले जाने के लिए इन्फिनाइट प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस से मैं ले जा सकता हूँ, कहीं से भी घुमा फिरा करके मैं यहाँ से ले जा सकता हूँ। सवाल ये है कि सिर्फ दो प्रोसेस हम क्यों पढ़ रहे होते हैं, तो बेसिकली ये दो प्रोसेस हमारे काम का होता है। प्रोसेस इन्फिनाइट है, किसी भी गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने का प्रोसेस इन्फिनाइट स्टेट है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, और भी पता नहीं क्या क्या है। बट ये जो दो प्रोसेस होता है ना, इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, ये हमारे काम का होता है और कुछ है नहीं। ये दोनों जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन दोनों हमारे लाइफ में जो ना रेगुलर ये आते रहते हैं, रेगुलर इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। बाकी ये सारे प्रोसेस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो इसलिए ये दो प्रोसेस, सबसे पहले तो हम ये दो प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है, सीपी और सीवी पढ़ते हैं। तो एक तो दो, हाँ, उसमें एक क्या होता है, ये जो सीपी जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर का ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ते हैं। ये क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ते हैं। तो यही कारण है, और क्या कारण है, व्हाई अ गैस हैज टू प्रिंसिपल, दो ही कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ये आपको लिखना होगा ना, कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होता है उसी को हम लोग सीपी बोलते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उसको हम सीवी बोल रहे होते हैं। और ये दोनों क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट होता है, दोनों का हमारे लाइफ में एक सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, बाकी सारे प्रोसेसेस इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं। चलो भाई, ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एंड देयर रेशियो। रेशियो में क्या क्या डिफरेंस है भाई बताओ, दोनों के रेशियो। CP by CV is equal to gamma होता है। यस, गामा होता है, और गामा के बारे में फिर आप एक्सप्लेन और करते रहना। CP minus CV is equal to R होता है। हाँ, सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एंड रेशियो, डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है, और आपसे रेशियो पूछ रहा है ना, दो पूछ रहा है। क्या करोगे भैया आप, डिफरेंस के लिए क्या करोगे, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, और रेशियो के लिए आप क्या करोगे, सीपी बाई सीवी बराबर गामा। ठीक है, यस सर। हाँ भाई बताओ, सबका क्लियर है ना। यस सर। चलो ठीक है, सर एक बार इसे बता दो।
ऊपर वाली सी वाला सी का सी क्या है इसमें? ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस? डिफरेंस आपसे पूछ रहा है और कुछ करना नहीं है इसमें। डिफरेंस क्या होता है? पहले तो सबसे पहले तो आपके पास दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी और सीवी आया, आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या होता है? सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आर के बराबर होता है। इसको आप लोग 12th केमिस्ट्री में प्रूफ किया ना, मैं मेरी क्लास में भी इसको मैंने प्रूव नहीं कराया है, ये पता नहीं है कैसे होता है, तो मुझे भी नहीं पता है। केमिस्ट्री में आप लोग प्रूफ किए होंगे इसको, हम यस लोग सर। हम लोग को पढ़ना है, बट इसको जल्दी जल्दी में हम लोग निपटा दिए थे, बट इसका तो मैंने आपको CP प्रूफ। माइनस CV इज इक्वल टू R वाला है। हाँ ये तो है ना। हाँ ये सब है, मेयर फॉर्मूला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये फॉर्मूला तो है। में भी है। अच्छा फिजिक्स में है? हाँ बिल्कुल फिजिक्स में है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं है, सानिया है फिजिक्स में, बट हम लोग जल्दी जल्दी में उसमें सिलेबस खत्म करवा रहे थे क्योंकि बहुत पीछे चल रहा था सिलेबस, तो इसको हम लोग ने इग्नोर कर दिया था। ठीक है, दूसरा आता है रेशियो, सीपी बाई सीवी जो होता है ना वो गामा के बराबर होता है, सीपी बाई सीवी इक्वल्स टू गामा। ये हम लोग प्रूफ किए हुए थे। ये आप एडियाबैटिक में अगर आप जाते हो ना, एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी गामा बराबर कांस्टेंट जब आप प्रूफ करने जाते हो ना, ठीक है, तो वहां पे ये आपका प्रूफ होता है। यहाँ पे गामा जो होता है ना, जब एडियाबैटिक में जाते हो ना, वहीं पे गामा इक्वल्स टू वेयर गामा बराबर सीपी बाई सीवी। तो मैंने अपने कुछ बैचेस में प्रूफ करा दिया था और कुछ में नहीं प्रूफ कराया था, क्योंकि एक दो बैच बहुत लेट चल रहा था, तो एक दो बैच में नहीं कराया था, बाकी 4-5 में करा दिया था, और एक दो में मैंने ये प्रूफ नहीं करवाया था। तो इसका प्रूफ है, ये तो डेरिवेशन है ही, इसका डेरिवेशन आप पीवी गामा बराबर कांस्टेंट से आप इसको कर सकते हो। बहुत लंबा डेरिवेशन है, 10-15 मिनट लग जाता है इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो सेकंड लॉ वगैरह की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, सेकंड लॉ तो बात ही नहीं करना है भाई। बताओ भाई, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस सो दैट द नेट वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द लूप। इसको आपको बताना है, ठीक है। चलो बताओ साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है भाई? सर 8.6 और 5 इसमें डेल्टा यू 0 होता है। ठीक है, चलो चलो एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप बताना मुझे। एक सवाल मेरा रहा, ये पी और वी का ग्राफ है ना, मैंने यहाँ का स्टेट दे रखा है ना आपको, मैंने यहाँ का स्टेट दे रखा है। लाइक स्टेट का मतलब क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मैंने आपको दे रखा है, P1 V1 T1 मैंने दे रखा है। मैंने यहाँ का भी आपको P2 V2 और T2 मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, दोनों स्टेट्स मैंने आपको दे रखा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे वर्क डन निकाल के बताओ, आप निकाल के बता सकते हो? यस सर। कैसे प्रिंस, बताओ। बताओ इसका वर्क डन कैसे निकला, कोई भी, एनीवन, मुकुल बताओ, सानिया बताओ, सिमरन कोई है बता सकते सर हैं? हाँ रोहन। P मल्टीप्लाई V2 माइनस V1। ओके ठीक है, बताओ भाई, और किसी के पास कोई ऑप्शन आ रहा है दिमाग में तो बताओ। सर P कांस्टेंट थोड़ी है। ठीक है, तो इसको तो मैं गलत ही कर दे रहा हूँ, सानिया ने तो इसको गलत कर दिया, पी कांस्टेंट थोड़े ना है। गुड आंसर, चलो भाई ये तो गलत हो गया। कोई प्रोसेस डिफाइन नहीं हो रहा तो फिर हम वर्क डन कैसे बताएंगे? यस राइट, वेरी गुड आंसर। वर्क डन जो होता है ना वो प्रोसेस डिपेंडेंट, वो पाथ फंक्शन होता है। वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। अगर मैं आपको पाथ नहीं दे रहा हूँ ना, अगर मैंने आपको रास्ता नहीं बता रखा है, तो आप वर्क डन नहीं बता सकते हो, इम्पॉसिबल। बहुत सारे पाथ हो सकते हैं भाई, यहां से यहां जाएगा, ठीक है, एक प्रोसेस ये हो सकता है। इसका वर्क डन, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मुझे इस प्रोसेस का, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, तो ए से वन स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने का अगर मैं आपसे वर्क डन पूछूं, तो अभी आप इसका एरिया निकालोगे ना, अभी आप ये वाला एरिया निकाल के मुझे आप बता दोगे, ये वाला एरिया निकाल देना, दिस इज द वर्क डन, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं आपको बोलूं चलो भाई अब मैं आपको ये वाला पाथ दे रहा हूँ ना, इस पाथ से आपको जाना है, ये पाथ कुछ यहाँ से होते हुए गुजर रहा है ना, तो ये आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल नहीं होगा, ये जो भी होगा। तो इसका अगर मैं आपको वर्क डन निकालने बोलूंगा तो इसका वर्क डन कुछ और हो जाएगा। इसका वर्क डन ये पूरा एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया, पूरा एरिया, ठीक है। इसका और भी तरीका हो सकता है भाई, इसको सपोज कर लो किसी का मन किया कि भाई पहले मैं यहाँ जाऊंगा और फिर मैं यहाँ जाऊंगा, ये तीसरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस का वर्क डन फिर डिफरेंट हो जाएगा, इस प्रोसेस का वर्क डन फिर डिफरेंट हो जाएगा ना, ये पूरा पूरा एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है ना, वर्क इज पाथ फंक्शन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। किसी का मन करेगा कि भाई पहले मैं यहाँ जाऊंगा फिर यहाँ से लौट कर फिर यहाँ आऊंगा, ये भी तो एक पाथ हो सकता है ना। और भी किसी का मन कर रहा है भाई पहले मैं यहाँ जा रहा हूँ फिर यहाँ जा रहा हूँ फिर यहाँ से लौट कर फिर मैं यहाँ आया, इन्फिनिटी हो सकता है सर। ठीक है। तो इस तरह से करते जाओ, तो पाथ बदल दोगे तो वर्कडन बदल जाता है। वर्कडन पाथ फंक्शन होता है ना, वर्कडन
चलो दूसरा, अगर मैंने आपको फिर सेम क्वेश्चन है ना, यही सेम क्वेश्चन है, मैंने ये दे रखा है, ये P दे रखा है और ये V दे रखा है। यहाँ का मैं अगेन पहला अगर A है तो मैंने आपको यहाँ का स्टेट दे दिया P1 V1 T1 दे दिया। T1 V1 T1 से आपको दूसरे स्टेट तक लेके जाना है ना, गैस को दूसरे स्टेट तक लेकर के जाना है आपको। दूसरे स्टेट का मैंने स्टेट आपको डिफाइन कर रखा है P2 V2 T2। मुझे बताओ कितना हीट सप्लाई किया होगा आपने, कितना हीट सप्लाई किया होगा, कोई बता सकता है इसमें कितना हीट सप्लाई हुआ होगा? पहले स्टेट से A से B तक ले गए ना हम किसी भी गैस को। गैस का इनिशियल स्टेट क्या था? गैस को हमने, इस रूम में अगर कोई गैस रखा हुआ है जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, इस गैस के इनिशियल स्टेट को मैं चेंज कर दिया, P2 V2 T2 तक लेके चला गया। मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने इसमें कितना हीट सप्लाई किया, ये बताओ मुझे, कोई बता सकता है? सर कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन करने में जो हीट गया होगा वही होगा। ठीक है, ये तो खैर अच्छा जवाब है, बट इसका भी कंक्लूजन वही है, जो सप्लाइड हीट होता है ना, ये भी हमारा पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, जब तक मैं आपको पाथ मेंशन नहीं करूंगा ना, कहां से मैं कैसे यहां तक मैं पहुंचा था, तब तक आप ये नहीं बता सकते हो कि भाई हीट कितना लगा था। ठीक है, तीसरा इंटरनल एनर्जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी भी स्टेट गैस को मैंने ए पे रखा हुआ था, उस गैस को मैं बी तक पहुंचा दिया, स्टेट बी तक मैंने पहुंचाया, पता नहीं कैसे पहुंचाया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया होगा, बता सकते हो? ये तो स्टेट फंक्शन है। या राइट, ये स्टेट फंक्शन है, इसको आप बता सकते हो, इसके लिए पाथ की जरूरत नहीं होती है। पता नहीं आप किस पाथ से ले गए हो ना, इंटरनल एनर्जी को इससे मतलब ही नहीं है। पता नहीं आप कहां से घुमा फिरा करके इसको लेकर गए हो, इंटरनल एनर्जी को इससे मतलब नहीं होता है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। इसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है ना, इनिशियल इंटरनल एनर्जी ओनली, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ऑलवेज। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फंक्शन होता है, इट्स नॉट अ पाथ फंक्शन। बी माने थे। ठीक है, इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी का स्टेट फंक्शन होता है। अगर मैंने पाथ नहीं बताया ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको पाथ नहीं दिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डेल्टा डब्ल्यू बताओ, आप नहीं बता सकते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे डेल्टा क्यू बताओ, आप नहीं बता सकते हो। मैंने आपसे पूछा डेल्टा यू मुझे बता दो, आप बता दोगे। ठीक है, डेल्टा यू का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी है ना, दिस इज डेल्टा टी। इसको सिर्फ डेल्टा टी का मतलब क्या है? एन सी वी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। आपके पास मैं T2 दे रखा था ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं स्टेट्स आपको दे रहा हूँ। मैंने आपको जब क्वेश्चन दिया था तो मैंने आपको बोल दिया था कि मैं स्टेट आपको दे रहा हूँ। पहला स्टेट जो था, इस रूम में जब गैस रखा हुआ था उसका टेम्परेचर T1 था। पता नहीं मैंने इसको हीट दिया, मैंने इस पे वर्क किया, पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता, मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे वर्क डन बताओ, आप नहीं बता सकते हो। मैंने आपसे पूछा सप्लाइड हीट बता दो, तो आप वो भी नहीं बता सकते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो बता दो, तो आप बता दोगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के लिए मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे पास है। यस, इंटरनल एनर्जी का मुझे सिर्फ टेम्परेचर चाहिए ना, ये और ये अगर पता है ना, तो मैं इंटरनल एनर्जी तो मैं श्योर बता सकता हूँ। ठीक है, अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अच्छे से पढ़े होगे ना, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो बताया गया था उसमें आपको बताया गया होगा कि इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, वो सिंपली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है काइनेटिक एनर्जी। और और मॉलिक्यूल के पास अपना एनर्जी कहाँ से आएगा? मॉलिक्यूल के पास जो भी एनर्जी होता है वो टेम्परेचर वाला एनर्जी होता है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलाइड करने का स्पीड बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल को वॉल से कोलाइड करने का स्पीड बढ़ जाया करता है। तो सब कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी इज ऑल अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी हिट करेंगे, वॉल को जल्दी जल्दी हिट करेंगे, खुद में कोलाइड जल्दी जल्दी करेंगे। तो इस तरह से आप इंटरनल एनर्जी को तो आप डिफाइन कर सकते हो, बट वर्क डन और हीट को आप डिफाइन नहीं कर सकते। वर्क डन और हीट के लिए आपको पाथ मेंशन करना मस्ट है। अगर आपने पाथ नहीं मेंशन किया है कि भाई यहाँ से यहाँ ले गए हो, या यहाँ से यहाँ ले गए हो, या फिर यहाँ से यहाँ करके यहाँ ले गए हो, अगर आप मुझे नहीं बता रहे हो, तो मैं डेल्टा क्यू बता ही नहीं सकता हूँ, मैं डेल्टा डब्ल्यू बता ही नहीं सकता हूँ, ये दोनों मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, दिस इज स्टेट फंक्शन। इसका मतलब ये होता है स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है और पाथ फंक्शन का क्या मतलब होता है। चलो भाई, डिफाइन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? डेल्टा क्यू जीरो होता है ना, हीट सप्लाइड जीरो होता है।
ठीक है, हीट सप्लाई 0 होता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, वर्क डन का एक्सप्रेशन मैंने आपको डिराइव करके दिखा रखा है, यस सर। उनका एक्सप्रेशन आप निकाल लेना। कन्वीनियंट मेरा ये है, मैं इसमें ज्यादा कन्वीनियंट रहता हूँ, बाकी आप डिसाइड कर लो आप क्या करते हो। दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लोगे तो ये फॉर्म जस्ट उल्टा हो जाता है, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, दोनों फॉर्मूले सही है। ठीक है, चलो वाई गैस हैज टू प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी क्यों होता है भाई, एक में जो सीपी यूज करते हैं, सर सीपी में इसका आंसर हो गया था साइकिल प्रोसेस का। हाँ साइक्लिक प्रोसेस का आंसर, हाँ साइक्लिक प्रोसेस का आंसर क्या है, तो साइक्लिक प्रोसेस का आंसर क्या होता है भाई बताओ। इसमें डेल्टा यू 0 होता है। डेल्टा यू 0 होता है, राइट, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी 0 होता है। अब देखो डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस में 0 क्यों होता है, इसको भी आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ये देखो उसमें फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट बराबर होती क्या है। एग्जैक्टली ये देखो, ये इसका मैंने इसको इनिशियल स्टेट मैंने P1 V1 T1 पे रखा हुआ है, किसी भी गैस को, गैस के स्टेट को कहीं से भी घुमा फिरा करके आप ला रहे हो, घुमा करके वापस आप क्या कर रहे हो, यहीं पे आप चले आ रहे हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, घूम फिर के आप यहाँ पे वापस आप यहीं पे चले आते हो। तो वर्क डन और हीट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो ना, कुछ नहीं कह सकते हो, पता नहीं वर्क डन और हीट क्या किया होगा, बट डेल्टा यू जो है ना वो 100% 0 ही आना है, 100%, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एन CV T2 माइनस T1 जब आप करने जाओगे तो अल्टीमेटली इसका इनिशियल भी T1 है, फाइनल भी T1 है, एन CV बेसिकली जीरो हो T1 जाएगा माइनस पूरी T1 है, वैल्यू। इसको 0 होना ही होना है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस में अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भाई साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन बता दो, तो वर्क डन जो है ना वो क्यू के बराबर होगा, जो भी आप हीट सप्लाई करोगे वो वर्क डन में चला जाएगा, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये तो आप कह दोगे कि जो भी आप हीट सप्लाई किए सारा का सारा हीट कहाँ चला गया, वर्क में चला गया, इतना तो आप कह सकते हो। बट आप इसका यस अगर सर। मैं आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ दूं तो आप नहीं बता सकते हो, अगर मैंने आपको ग्राफ नहीं दे रखा है तो, अगर ग्राफ दे दिया है तो आप बता दोगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी ऑलवेज 0 होता है ना, ऑलवेज फॉर साइक्लिक प्रोसेस। चलो वेयर सिंबल्स है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, अगेन डिफरेंस वाला, डिफरेंस का सिग्निफिकेंस और रेशियो का सिग्निफिकेंस आपको बताना है। चलो ये सब सवाल बना सकते हो, देखो फिर वही सवाल आ गया। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स कर लेना आप, ठीक है, इसको कर लो, सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लेना, आसान आसान न्यूमेरिकल्स है। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, यही सब करते रहना है, घुमाते रहना है, तीनों फॉर्मूले आपको पता है। कार्नोट इंजन तो छोड़ ही दो, कार्नोट इंजन छोड़ दो। चलो एक ये सवाल है ना, ये सवाल करते हैं, आ जाओ देखो तो, बताओ भाई, बताओ पहला सवाल बताओ ना, पहला बताओ। सर बी। ठीक है, कन्वेक्शन। हाँ कन्वेक्शन था ना, ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना, इसके लिए ग्रेविटी मस्ट है, मैंने कल आपको इसको एक्सप्लेन किया था। चलो दूसरा बताओ भाई, उलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज उल जो है ना, उल ये उल क्या होता है, ऊन होता है ना, ऊन क्या होता है भाई बताना। ऊन, वूल, हाँ ए होता ऊन, है। या इसका आंसर ए होगा ना, सभी एग्री कर रहे हो ना भाई, ए होगा, बैड कंडक्टर होता है ना ऊन, बैड कंडक्टर होता है। यस सर। चलो अगला बताओ भाई, ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग, ठंड के दिन में, अ मेटल सरफेस विल फील कोल्डर टू टच देन अ वुडन सरफेस। जो मेटल सरफेस होता है वो ज्यादा हमें ठंड फील होता है, और वुडन जो होता है वो ज्यादा गर्म फील करता है। बी। या इसका आंसर बी होगा ना, मेटल हैज हाई थर्मल यस सर। थर्मल कंडक्टिविटी हाई कंडक्टिविटी। होती है। यस, अर्थ रिसीव्स होगा, अर्थ रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन बाय मेथड, कौन सा मेथड है भाई, रेडिएशन। रेडिएशन। है। ठीक है, चलो अगला बताओ। हाँ अगला बताओ भाई, लास्ट स्लैब, दो स्लैब्स हैं कांटेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है, इसका एक का टेम्परेचर, इसका कंडक्टिविटी K1 दे रखा है, इसका कंडक्टिविटी K दे रखा है। बी आंसर है इसका। आपसे इक्विवेलेंट पूछ रहा है, बोलो। बी। डी, डी नहीं होगा, बी नहीं बी होगा, सर, बी। सी होगा, सी होगा, सी कैलकाटा, सर सी। सी होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बुक में ये सॉल्व कर रखा है ना, इसको आप एनसीईआरटी का वर्कड आउट है, ये एनसीआर में इसको एनसीईआरटी में इसको वर्कआउट कर रखा है। ठीक है, तो इसको आप क्यों, यस सर, ये चलो सी है।
सी आंसर होगा ना, इसका आंसर सी होगा। एनसीईआरटी बुक में ये Yes, सॉल्व sir. है यस सर, ये सर डिलीट यस सर, ये मैम ने करवाया था। ओके ओके, हाँ ये डिलीटेड है, पता नहीं ये डिलीट आपके जो मैंने भेजा उसमें डिलीटेड है ये, पता नहीं, मुझे नहीं पता है, वो होगा सर। चलो ठीक है। सिलेबस में अच्छा इस सिलेबस में डिलीट है थर्मल कंडक्टिविटी? अच्छा देख लेना भाई, फिर मुझे नहीं पता है, अगर थर्मल कंडक्टिविटी डिलीटेड है तो देख लेना। चलो ठीक है, अगली क्लास की टाइमिंग है 8:30, ठीक है, सेम लिंक पे आप ज्वाइन करो, मैं आता हूँ, ठीक है। यस सर। चलो ऑस्सिलेशंस करना है ना, मैं ऑस्सिलेशंस करना है।